किसान भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं मनोज सक्सेना एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक विशेष बातचीत के साथ। इस समय मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में लंपी स्किन डिसीज की समस्या देखी जा रही है। जानकारी अनुसार प्रदेश में लगभग 26 जिलों में लंपी स्किन डिसीज फैला हुआ है और पशु इससे पीड़ित हैं, पशुपालक चिंतित हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर उमा कुमरे परते जी के पास, जो कि अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन विभाग संचालनालय भोपाल से हैं। मैडम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारा आपसे जो बातचीत करने का विषय है वह है पशुओं में होने वाला लंपी स्किन डिसीज। यह बीमारी क्या है? लंपी स्किन डिजीज हमारे दुधारू पशुओं में होने वाला एक रोग है जो कि मूलतः विषाणुजन्य रोग है और वर्तमान समय में हमारे दुधारू पशु इससे पीड़ित हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम पशुपालन विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रतिबंधात्मक उपाय इसके लिए कर रहे हैं। ये बीमारी जिस तरह से फैलती जा रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या इस समय कदम उठाए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले जैसे ही अगस्त माह में मध्य प्रदेश में हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान से इस रोग की आमद हुई, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने इन सीमाओं पे पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा, पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार जो मैदानी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उप संचालक कार्यालय के द्वारा जो है टास्क फोर्स या कहें कंट्रोल रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इस रोग में सबसे जरूरी होता है इस रोग को सबसे पहले पहचानना, ताकि जो इस रोग से पीड़ित पशु हैं उनको आइसोलेट किया जा सके। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक वायरल डिजीज है, तो जैसे ही लंपी स्किन डिजीज के लक्षण हमारे किसी दुधारू पशु में आते हैं, सबसे पहले उस पशु को हमें आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। मैडम, हम लक्षणों की अगर बात करें तो एक पशुपालक कैसे जाने कि हमारे पशु को अब लंपी स्किन होने की स्थिति है? वो कैसे समझे कि बीमारी की शुरुआत हो रही है? जी, सबसे मुख्य लक्षण जो दुधारू पशु में दिखता है, उसके पूरे शरीर में लगभग 2 से 4 इंच के फफोले या कहें गठान जैसी पूरे शरीर में उभर आती है। हमारे पशु जो है बीमार हो जाता है, उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसका दाना पानी चारा कम हो जाता है और साथ ही साथ पशु दिन पर दिन कमजोर हो जाता है और ये जो गांठें शरीर पर दिखाई देती है, इनमें धीरे धीरे पस होना चालू हो जाता है और पशु में जो है अनकंफर्टेबलनेस या कहें कि दिन पर दिन हमारा पशु इस दुख और दर्द से पीड़ित होता है और इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो लगातार कम होती जाती है। हम उपचार की अगर बात करें तो आजकल जैसे आपने बताया कि अब टीका आ चुका है, टीका पशुओं को लगाया जा रहा है। साथ ही जो इलाज दवाओं से किया जाता है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? जी, जैसा कि विषाणुजन्य रोग है तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि इस रोग के साथ पशु में जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि गांठों में पस पड़ना, मवाद होना, खून और कीड़े ना पड़े, इसके लिए हम इसका प्राथमिक उपचार करते हैं। अगर हमारे पशुपालक बंधुओं को पशुपालन विभाग की सेवा मिलने में कुछ देर है तो प्राथमिक उपचार के तौर पे हम हल्दी, तुलसी, नीम का जो लेप इन गठानों पर, इन घावों पर लगा सकते हैं, ताकि पशु को तात्कालिक तौर पर कुछ राहत दी जा सके। और साथ ही साथ हम ये कोशिश करते हैं कि जो पीड़ित पशु हैं उसको हम लिक्विड डाइट या सॉफ्ट चारा खाने को दें और साथ ही साथ में जो हमारी गौशाला है उसमें हम साफ सफाई का ध्यान रखें, वहाँ पे फिनाइल या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करें। अपनी गौशालाओं में धुएं का उपयोग जरूर करें, क्योंकि यह जो रोग है एक तो एक बीमार पशु से दूसरे पशु में सीधे संपर्क से फैल रहा है और दूसरे तरीके से ये जो है हमारे मक्खी और मच्छरों के द्वारा भी फैलता है। तो अगर हमारी गौशालाओं में हम कुछ प्राथमिक सावधानियां उपयोग करते हैं तो हमारे पशु कम बीमार होंगे। मैडम, जैसा आपने कहा कि पशुओं से पशुओं में यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, क्या पशुओं से मनुष्यों में भी ये जा सकती है? जी, यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगी कि इसमें कोई भी सत्यता
सत्यता नहीं है कि लंपी स्किन मनुष्यों में फैलता है। ये एक पशुओं में होने वाला रोग है और पशुओं से पशुओं में फैलता है। बीच में कुछ भ्रामक जानकारियां निश्चित ही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिक तरीके से कोई भी सत्यता नहीं है। और जो पशु बीमार हो रहे हैं, अगर हम उनका उचित उपचार करते हैं, पशु देखभाल करते हैं, हमारे पशु रिकवर भी हो रहे हैं। इसमें मृत्यु दर जो है 1 से 5% होती है। तो अगर हम अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं, वापस हमारे पशु उतनी ही उत्पादन क्षमता पर आते हैं और मृत्यु अगर आपने सावधानियां रखी है तो होने की संभावना कम है। लेकिन अगर किसी दुर्घटनावश अगर ऐसा दुर्भाग्य से हो भी जाता है कि अगर हमारे पशु की मृत्यु हो रही है, तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि ऐसे मृत पशु जो एलएसडी या लंपी स्किन से जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे पशुओं को हमको जमीन में लगभग 4 से 5 फीट के गहरे गड्ढे में चूने और नमक के साथ दफनाना है, ताकि ये जो मृत शरीर है, जो लंपी स्किन डिजीज से मृत पशु है, ये अन्य पशुओं को इन्फेक्शन ना फैले। मैडम, अगर देखा जाए तो यह बीमारी दुधारू गौवंश में होती है जी। क्या ऐसे कोई भी आपको प्रमाण मिले हैं कि ये गौवंश के अलावा किसी और भी, जैसे भैंस वंश है या ऊंट है या भेड़ बकरियां हैं, इनमें भी हो सकती हैं क्या? जी, जैसा कि अभी अपन ने जो ट्रेंड देखा है गुजरात राजस्थान में, तो ये सिर्फ अभी दुधारू पशुओं में और स्पेशली गौवंश में ही है। और उसमें भी हाई यील्डिंग एनिमल्स, हाइब्रिड एनिमल्स, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे सभी पशुओं में, ऐसे सभी दुधारू पशुओं में इस रोग के होने की संभावना अधिक है। और इसमें न्यूनेटल इम्यूनिटी या कहें अगर गाभिन जो हमारी गाय है उससे बछड़े को भी इसकी इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। तो हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा जो टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें 4 महीने से बड़े बछड़ों को इसमें टीकाकरण लगाया जाना चाहिए। और ऐसे सभी गांव या क्षेत्र जहां पर लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप है, लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस का एरिया पशुपालन विभाग के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग पर है और वहां पर रिंग बेसिस टीकाकरण कहिए या इंटेंस टीकाकरण कार्यक्रम पशुपालन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैडम, बछड़ों की जैसे आपने बात की है, अगर पीड़ित पशु का बछड़ा उस गाय का दूध पी रहा है, तो कितनी संभावना है कि दूध के माध्यम से बछड़े को कोई बीमारी हो सकती है? जी, जैसा कि कहा कि वायरस इन्फेक्शन है, अगर थन के आसपास ऐसे घाव हैं, माता जो गाय है उसके शरीर पर ये घाव है, तो बछड़ा संपर्क में आता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, बहुत तीव्रता से फैलता है। तो संपर्क में आने पर निश्चित ही इसमें संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर दूध के पीने से संक्रमण नहीं? दूध पीने से संक्रमण नहीं है। वैसे भी जो ह्यूमन यूज के लिए जो हम दूध यूज करते हैं, वो तो प्रायः हमारे घरों में दूध उबालकर ही पिया जाता है। और विशेषकर अभी जो परिस्थितियां हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे घरों में सभी लोग दूध उबाल कर ही उपयोग में लाएं। मेरा सवाल मैडम इसीलिए था क्योंकि लंपी स्किन से पीड़ित जो पशु हैं, उनका दूध बाजार में अगर बेचा जाएगा तो उससे बीमारी फैल सकती है। तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि दूध को कैसा भी हो, उसे उबालना बहुत जरूरी है। उबाल करके ही पिएं, उससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मैडम, यहाँ एक और सवाल हम सारे लोगों के मन में होगा कि जब यह बीमार पशु के पास हम जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और उस पशु को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ चूक हो जाती है कि जिसके कारण यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में चली जाती है, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस पूरे लिए गए होते तो बीमारी फैलती नहीं। ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना जरूरी है जिससे कि बीमारी को रोका जा सके और पशु को ठीक किया जा सके? जी, सबसे पहले जो भी पशु, दुधारू पशु जिसपे हमको एलएसडी के लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहली सावधानी के तौर पर हमको उस पशु को बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना है। जब भी हम बीमार पशु को चारा, भूसा, पानी देते हैं, तो उसके बाद अपने आप को, अपने हाथों को साबुन से हाथ धोकर ही हम दूसरे स्वस्थ पशुओं को के पास जाएं और उनकी सेवा करें। जब भी हम अपने बीमार पशुओं को चारा, भूसा दे रहे हैं, तो हाथ में ग्लव्स और मास्क का उपयोग करें। अपनी स्वयं की सावधानी हेतु प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद ही अपने घर परिवार पर जाएं या अन्य
स्वस्थ पशुओं की देखभाल करें। गौशाला में गौमूत्र और गोबर की निकासी का पर्याप्त ध्यान रखें। कमरे में सूर्य का प्रकाश और हवा का वातावरण का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आपकी गौशाला में इस रोग का संक्रमण है तो निश्चित ही गौशाला को हमको जीवाणु मुक्त नाशन घोल जैसे कि फिनाइल 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड और फॉर्मेलिन से भी आप इसका छिड़काव करके अपनी गौशाला को जीवाणुनाशन घोल से साफ कर सकते हैं। शाम के समय गौशालाओं में मक्खी मच्छर ना हो इसके लिए नीम का धुआं किया जाना चाहिए। और जो बीमार पशु है उसको हमको आइसोलेट करके उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और जो भी पशुपालन विभाग के हमारे पशु चिकित्सक महोदय आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो ट्रीटमेंट आपको पूरी तरह से लिया जाना है। साथ ही साथ उस पशु के संतुलित आहार का और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जो गर्भवती पशु है जी, उसके बछड़े को क्या इसका कोई संक्रमण हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी गर्भ वाले पशु का इस तरह का किसी संक्रमण का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है, लेकिन इम्यूनिटी एक गाभिन गाय से उसके बछड़े में आती है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जन्म के 4 महीने तक के बछड़ों को अभी तक का इसका प्रकोप नहीं देखा गया। मैडम, इस समय मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये बीमारी तीव्रता से फैल रही है? जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान और गुजरात की तरफ से यह रोग मध्य प्रदेश में आया है, तो मालवा और निमाड़ अंचल के जो हमारे जिले हैं जैसे रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और इंदौर संभाग सबसे पहले इस रोग की चपेट में आए थे। उसके बाद क्रमशः अभी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग में लगभग 26 जिलों में इस रोग का संक्रमण है। और अच्छी बात यह है कि अब जो है 26 जिलों के बाद ही इसका संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अगर यह रोग जो है हमारे सावधानी इसमें नहीं आता है तो इसके और अधिक हमारे पशु इसमें पीड़ित हो सकते हैं। तो जैसे ही इस रोग की संभावना दिखती है हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम उप संचालक कार्यालय पशुपालन विभाग से संपर्क कर अपने क्षेत्र में टीकाकरण कार्य जरूर करवाएं। अच्छा, एक सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, कौन सा नंबर है जिस पर कि किसान संपर्क कर सकते हैं? जी, अगर आप किसी कारणवश अपने जिले के उप संचालक कार्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पर आप फोन कर सकते हैं, ताकि आपके क्षेत्र में पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो सभी प्रतिबंधात्मक उपाय हैं वो लागू किए जा सके। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 0755 2767583। इस नंबर पे कॉल करके आप पशुपालन विभाग को भोपाल में इसकी सूचना तत्काल दे सकते हैं। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी यह बातचीत आप सुनकर लंपी स्किन डिसीज के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती है, इसलिए अपने पशुओं का ख्याल रखिए, उनके पास जाने से डरिएगा नहीं, उनकी भरपूर सेवा कीजिए, इलाज कराइए, वे स्वस्थ होंगे और आपको भरपूर दुग्ध उत्पादन देंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।